नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की नई कहानी। मैं जा रहा हूं, दरवाजा बंद कर लेना। अब उठोगी भी कि टुकुर टुकुर देखती रहोगी? शालिनी ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह के अपमान के घूंट पीने की वो आदी हो गई थी। अब ठीक 10 मिनट बाद सामने वाले घर से शिखा जी निकलेंगी। उन्हें निकलते देखकर वो मुंह का समरण नहीं कर पाती। शालिनी ने खिड़की के पर्दे को जरा सा सरकाया और आंखें सामने वाले घर पर गड़ा दी। कल्फ वाली कॉटन साड़ी, सौम्य मेकअप, अनुभवी मुख मुद्रा, कंधे पर टंगी पर्स ओझल हो जाती तो अनायासी शालिनी कमर में खोसे पल्लू को मुक्त करके चेहरे का पसीना रगड़ रगड़ कर पहुंचती। ये लोग कॉलोनी में नए आए हैं। उस दिन परिचय के लिए घर आए थे। शालिनी बड़ी असहज हो गई थी। मैं शिखा गुप्ता। उस महिला ने शिष्टता से उसे नमस्कार करते हुए पूछा, आपका नाम? जी, मैं शालिनी शर्मा। शालिनी ने अचकचाकर जवाब दिया। बुद्धू, बेवकूफ, कंवार, मूर्ख। घर में नित्य सुने जाने वाले विभिन्न नामों के कारण अपना असली नाम याद करने में उसे खासी मशक्कत करनी पड़ी। शालिनी, शालू, मेरी छोटी बहन। हाँ, अपनी बहन को मैं इसी नाम से बुलाती हूँ। तुम्हें मंजूर है? जी। शालिनी बुरी तरह हकला गई। इतने स्नेह से उसे किसी ने भी बुलाया हो याद नहीं पड़ता। वह अपलक उसे यूं ताकती रह गई जैसे उस जैसी अयोग्य महिला पर किसी ने आश्चर्यजनक रूप से कृपा दान किया हो। शिखा जी हंसमुख और मिलनसार थी, पर व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर शालिनी को उनसे दूर कर देता। फलत परिचय यहीं तक सीमित रह गया। शाम को वही उबाऊ क्रम, योगेश जी का ऑफिस से आगमन, शालिनी द्वारा चाय नाश्ता पेश किया जाना, पति का उसमें ढेरों नुक्स निकालना, शालिनी के गंवार पहनावे पर उबलना, शालिनी का गर्दन झुका लेना, स्वयं को कोसना, फिर खाना, फिर मीन मेघ और फिर जानलेवा रात। शालिनी को परे धकेल दिया जाता, जिस तरह डिस्पोजेबल कप को इस्तेमाल के बाद तोड़ मरोड़ कर फेंका जाता है। शरीर का पोर पोर टीसने लगता, पर विरोध करना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। जब से ब्याह कर इस घर में आई, अपने लिए यह सुनती रही, मुंह में जुबान ही नहीं है, बिल्कुल गऊ है। एक आदर्श बहू के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? 4 भाई बहनों में दूसरे क्रमांक की शालिनी को अपने भाई बहनों से युक्तिपूर्ण और तार्किक संवाद करना तो अच्छी तरह आता था, पर माता पिता ने बुजुर्गों के सामने कम बोलने के संस्कार दिए थे, जिन्हें वे अच्छी तरह निभा रही थी। सास की दुलारी बहू पति की आंख की किरकिरी बनी रही। उसकी एक एक बात उन्हें काट खाने दौड़ती। गुण भी अवगुण नजर आते। बढ़ती उम्र की बेटियों ने भी मां को कभी सम्मान नहीं दिया। उनकी और योगेश की खूब घुटती थी। उन तीनों में वह कभी शामिल होने की कोशिश करती तो उसे चावल में कंकड़ सा निकालकर अलग कर दिया जाता। अब ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी। वह बीए द्वितीय वर्ष पास थी, परंतु इन कृतिघ्न लोगों की चाकरी बजाते बजाते कहीं की नहीं रही। समाचार कान पर पड़ते हैं, सुनती भी है। इतनी अज्ञानी भी नहीं थी कि समझ भी ना पाती, बस चर्चा नहीं कर पाती थी। अपने विचारों को प्रकट करना वह भूल ही गई थी। बरसों पहले जुबान बंद हो गई थी तो खुलती कैसे? उसकी शादी को भी 3-4 दिन ही हुए थे। पति के मित्र ने उन दोनों को खाने पर बुलाया। कुछ और दंपति भी आमंत्रित थे। घर के बुजुर्गों से दूर हम उम्र लोगों में उसे बड़ा खुला खुला सा लग रहा था। तरह तरह के विषयों पर चर्चा चल रही थी। वह अधिकार से भाग ले रही थी, अच्छी तरह स्वयं को प्रस्तुत कर रही थी। हंसी मजाक बातचीत में खाना कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। बड़े भाग्यशाली हो यार, बड़ी बुद्धिमती पत्नी मिली है, एक मित्र ने कहा। योगेश की पीठ पर धौल जमाते हुए दूसरे मित्र ने मजाक किया। बंदर के गले में मोतियों की माला। ठहाकों के बीच शालिनी ने देखा योगेश के चेहरे की रेखाएं खिंचने लगी हैं। बगैर एक शब्द बोले वो दोनों घर आई। रात को अकेले में उन्होंने शालिनी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बहुत खीखी कर रही थी वहां, एक से जी नहीं भरता। लगा जैसे कानों में किसी ने पिघला सीसा डाल दिया हो। उस रात का वह अपमान आज भी वह याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पति का सारा क्रोध उस पर बिजली बनकर टूट पड़ा था। पति पत्नी के प्रणय की कोमल संवेदनाएं तार तार हो गई थी। एक सुंदर अनुभूति को अभिशाप के रूप में झेलने को वह विवश हो गई।
पलंग के कोने में गुड़ी मुड़ी पड़ी शालिनी देर तक सिसकती रही। योगेश कब के सो चुके थे। जुबान तब से लेकर आज तक खामोश है। संवेदनाओं ने बेहोश पड़े रहने में ही खैर समझी थी। मन के विचारों को 10 दिशाओं का आकाश देने के बदले उसने उन्हें नियंत्रण के ताले में बंद कर दिया। आत्मा जड़ हो गई थी। इतने बोझ तले जी सकता है इंसान? शायद इसीलिए वह एक चेतनाहीन जिंदगी जी रही थी। अपना अस्तित्व शनय शनय इसी रूप में उसे स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक ही क्षण उनके स्थिर जीवन में हलचल मचा देता था। सामने से निकलने वाली शिखा जी का दर्शन, ऊर्जा से भरपूर, आनंद से लबरेज, कल्पना से परे वह नारी व्यक्तित्व। आज वो उसी के घर की ओर आ रही थी। नमस्ते। वह शिखा जी के अभिवादन के प्रत्युत्तर में सकुच आकर बोली, आप तो बड़ी हैं, अभिवादन करके शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं तुम्हें शालू ही कहूंगी, जैसे हमने उस दिन तय किया था। वह हंसकर बोली, क्या तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलती? जरूरत ही नहीं पड़ती। सामान ये ला देते हैं, घर में काम भी बहुत हो जाता है। काम का तो बहाना होता है हम औरतों का। दरअसल हम घर के बाहर निकलना ही नहीं चाहती। देखो, तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो गई, अब घरेलू जिम्मेदारियां खत्म हो गई, लेकिन समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? शालिनी क्या कहती? उस प्रतिभावान गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की धनी महिला से उसकी क्या बराबरी? पति के अनुसार तो वह पहले दर्जे की बेवकूफ है, जिसने घरेलू जिम्मेदारी भी अच्छी तरह नहीं निभाई। लेकिन वह करती भी क्या? अपने घर की ना सही, अपनी रसोई की भी वह रानी होती तो एक बात थी, पर योगेश वहां भी चले आते। समाज सेवा कहां से होती? घर को अपना नहीं बना सकी, समाज को कैसे बनाती? शिखा जी के प्रस्ताव पर शालिनी मौन ही रही। ताज्जुब था, ऐसी महिला उसके जैसी नगण्य निहायत घरेलू किस्म की महिला के साथ एक तरफा संबंध बनाई हुई थी। उस रात बरसों बाद शालिनी ने कोई सपना देखा। उसने देखा शिखा जी उसका हाथ पकड़े रुई के फाहे जैसे बादलों में सैर करा रही थी। वह मुक्त थी, निर्द्वंद। सिर पर हमेशा लदा रहने वाला हीनता का बोझ न जाने कहां गायब हो गया था। अगले दिन सुबह गलती से उसने चाय में शक्कर ज्यादा डाल दी। योगेश ने हमेशा की तरह उसे गाली दी, जाहिल कहीं की। चाय है या चाशनी? आज उनकी गाली को वह निर्लिप्त भाव से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अंतर में चिंगारी उड़ती हुई उसने साफ महसूस की, शिखा जी ने उसमें यह कैसा परिवर्तन ला दिया है। जिस मन को मृत समझकर उस पर टनों मिट्टी डाल चुकी थी, उसमें से न जाने कैसे जीवन की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस दिन योगेश घर लौटे तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ जी? उसने चाय का प्याला उन्हें पकड़ाते हुए विनम्रता से पूछा। मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। 2 महीने की ट्रेनिंग है। अब तुम बिल्कुल अकेली यहाँ कैसे रहोगी? शालिनी खुद भी फिक्रमंद हो गई। कभी भी अकेली नहीं रही वह। तुम ठहरी पहले दर्जे की बेवकूफ। लापरवाही तेरी नस नस में भरी हुई है। लौटूंगा तो पता नहीं मुझे घर दिखेगा या खंडर। शालिनी क्या जवाब देती? इसका जवाब तो वह खुद भी नहीं जानती थी। और हाँ, बाहर के कामों के लिए 1-2 दोस्तों को बोल दूंगा, वो लोग कर देंगे। ठेले वाले से सब्जी लेना, पर हिसाब ठीक तरह करना, वरना पकड़ा दोगी उसे 100 का नोट और वापस लेना भूल जाओगी। जी जी करती रही शालिनी। भीतर ही भीतर वह भी चिंतित हो गई थी। योगेश के जाने के बाद शिखा जी ने उसे हिम्मत बंधाई। फिर उसे डांटकर बोली, तुम इतना अपमान क्यों सहन करती हो? पत्नी पति को सम्मान देती है तो पति का भी फर्ज है कि अपनी पत्नी को सम्मान दे। पत्नी को सम्मान? ये कैसी हैरत अंगेज बात थी। क्या आपके पति आपसे दबते हैं? शालिनी अटपटा सा प्रश्न पूछ बैठी। पागल हो गई हो? हम पति पत्नी हैं, एक गृहस्थी के बराबर के साझेदार, एक दूसरे के गुलाम नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक, साथी, मित्र, सहयोगी। ये कैसे अनोखे शब्द हैं। वह तो सिर्फ इतना जानती है कि पति स्वामी है तो पत्नी दासी, पति पालन करता है तो पत्नी पालित, पति आश्रयदाता है तो पत्नी आश्रित, पति जीवन रस से भरपूर वृक्ष है तो पत्नी अमर बेल। शिखा जी हंसकर उसे उलाना देती। बरसों से घर ही घर में रहकर तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है।
तुम भूल गई हो कि तुम पढ़ी लिखी हो, सिलाई बुनाई में माहिर हो। ये गुण कोई कम तो नहीं। कल से तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? हाफवे होम, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को रखा जाता है। ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके परिजन ठीक होने पर भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैं क्या करूंगी वहां जाकर? तुम उनसे बातें करके उन्हें उनकी अंतर्वेदना से मुक्त करोगी। उन्हें एहसास दिलाओगी कि वे अकेली नहीं हैं। अपना हुनर सिखाओगी। अवसाद के अंधे कुएं से उन्हें बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करोगी। लेकिन मुझे तो यह सब नहीं आता। यह तुम्हारा वहम है। तुमने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में विस्तार से बताया, तभी तो मुझे पता चला। मुझसे नहीं होगा। वह नाना करती रही और शिखा जी कब खींचकर उसे ले गईं, उसे स्वयं पता नहीं चला। वहां जाकर उसे पता चला कि वह कुछ लोगों के मुकाबले कितनी अच्छी स्थिति में थी। वे औरतें जो जीती जागती लाशें थी, निराशा और अवसाद के दलदल में प्राय डूब ही चुकी थी। तिरस्कृत, बलात्कृत, अवहेलित, बहिष्कृत नारी प्रतिमाएं, संवेदनाहीन, अनुभूति शून्य, उन्हें सहारे की आवश्यकता थी। अकल्पनीय भीषण हादसों का सामना करके पत्थर हो गई थी वे। उन्हें देखकर शालिनी जैसे 28 बरस की नींद से जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि वह यह काम कर सकती है, क्योंकि उनके दुखों की भाषा उसके लिए भी अजनबी नहीं है। जख्म उनके जैसे गहरे नहीं है तो क्या, कांटों की वेदना तो उसने भी अनुभव की है। उसके सांत्वना देने के तरीके से शिखा जी भी अभिभूत हो गई। अब तो वह रोज ही शिखा जी के साथ हाफवे होम जाने लगी। शिखा जी ने शालिनी का रहन सहन भी बदल दिया। जमाने की रफ्तार को समझने का प्रयास करते करते वह उसी प्रवाह में आगे बढ़ चली थी। चेहरे के आहत उदास भाव कहीं तिरोहित हो गए थे। आजकल वह फोन पर योगेश से सधी हुई आवाज में बस इतना ही कहती, व्यर्थ चिंता ना करें, अपनी और घर की सुरक्षा खुद करने में वह सक्षम है। घबराती हुई, अचकचाई हुई आवाज सुनने के आदि योगेश इस सधी हुई आवाज से बहुत चक्के रह जाते। इस दौरान गैस खत्म हुई, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल, इस तरह के बीसियों मौके आए जिनके लिए योगेश जी ने अपने खास दोस्तों को कह रखा था। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। शिखा जी के साथ जाकर वह स्वयं ही सारे काम कर आई। उसने देखा व्यर्थ ही वह इन सब कामों को हवा समझती रही। कुछ भी कठिन नहीं था। शिखा जी कहती, इन मामूली से लगने वाले कामों को भी स्वयं करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। उस दिन हाफवे होम से लौटते हुए शालिनी का मन बेहद उदास था। बार बार आंखों के सामने उस 15 साल की मासूम बच्ची का चेहरा घूम जाता था। वह अपने नजदीकी रिश्तेदार की हवस का शिकार हुई थी। अनचाहे गर्भ को ढोती वह लड़की अपने ही माता पिता द्वारा ठुकराई गई थी। उसका कोई दोष ना होते हुए भी उसे सजा दी गई थी। कसूरवार ने उसके माँ बाप को अपने दुष्कृत्य की मामूली कीमत चुका दी थी। क्या इन औरतों का समाज में वापस लौटना संभव है? हमारी कोशिशों का सुस्त परिणाम निकलेगा या नहीं? शालिनी को चिंता थी। हाँ शालू, तुम्हें देखकर मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ कि अपने अतीत की जातियां भूलकर वर्तमान की वेदना से उभरकर मुनासिब भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। शिखा जी कुछ क्षण खामोश रहीं, फिर भावुक होकर गंभीरता पूर्वक बोली, समय कितना भी बदल गया हो, पर आज भी ये औरतें शाप भोग रही हैं। ये अपनों द्वारा छली गई हैं। इनका आत्मसम्मान आहत हो चुका है। इनकी अस्मिता को पैरों तले कुचला गया है। रामचंद्र जी ने अहिल्या को घोर अवसाद से उभारा। हमें भी वही आदर्श अपने सामने रखना है। समाज से बहिष्कृत जड़ हो चुकी इन औरतों में चेतना जगानी है। शिखा जी, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपसे मिलने के पहले मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। अपने इर्द गिर्द छाई धुंध को मैं अपनी जिंदगी का सच समझ बैठी थी। धुंध के पार का उजाला मेरी दृष्टि से दूर था और आज भी तुम वही हो। मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारा परिचय कराया है। योगेश जी के विशेषणों को ही तुम सच समझ बैठी थी। लेकिन शालू, व्यक्ति जब स्वयं प्रयत्न करता है तभी अपने अंधेरों से मुक्त हो पाता है। दूसरे उसे सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन हिम्मत उसे स्वयं जुटानी पड़ती है। मध्यम वर्गीय परिवारों में कई बार अहंकारी पुरुष अपनी पत्नी के व्यक्तित्व को बौना बनाने में ही अपना पुरुषार्थ समझते हैं। तुम ही सोचो, समाज का आधा हिस्सा ही यदि चेतना शून्य होगा तो उसके ऊंचा उठने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है?
शिखा जी की बातों में जीवन की सच्चाई थी। 2 महीने बाद योगेश घर लौटे तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। कहाँ गए वे लाचारी के भाव। उनके सामने एक तेजस्वी नारी खड़ी थी, सलीकेदार पहनावा और चेहरे पर गर्वीली मुस्कुराहट। यह तो उनकी पत्नी नहीं थी। आप जल्दी से नहा धो लें, खाना तैयार है। 1 बजे मुझे किसी काम से बाहर जाना है। शालिनी की इस अदा पर योगेश स्तब्ध होकर उसे देखते ही रह गए। उसे कुछ पूछने का भी साहस उनसे ना हुआ। पागल, बेवकूफ, जाहिल, मूर्ख आदि उनकी जीभ पर आने के लिए मचलने वाले शब्द आज पता नहीं कहां चले गए थे। योगेश को वो खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। तो दोस्तों, यहां तक थी हमारी आज की कहानी। क्या राय है आपकी कहानी के बारे में जरूर लिखें। अच्छी लगी लाइक शेयर भी करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।